हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप है, उसको डिस्कस करेंगे और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सेल में कौन सी प्लेस पे या कौन सी लोकेशन पे होता है। तो हम जब ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया तो मैंने कहा कि साइटोसोल पे होता है, साइटोप्लाज्म पे होता है। अब जब उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है। उसके बाद जो मेन आखिरी स्टेप होता है वो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आपको जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ, और एक इनर होती है जो है रफ, जो जिस पे क्रस्टी मेम्ब्रेन होती हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसकी मदद से एटीपी की फॉर्मेशन हो, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। अब अगर हम जो पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी की फॉर्मेशन करता है, अब ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी की फॉर्मेशन करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमने उससे पहले आपका जो है क्रेब्स साइकिल पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ा। तो वहाँ पर आपने गौर किया, वहाँ पर जो है दो किस्म के जो है प्रोडक्ट्स बन रहे थे। एक NaDH2 बन रहा था और दूसरा जो है FADH2। अब पिछले टॉपिक को देखें, क्रेब्स साइकिल को, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि NaDH2 की फॉर्मेशन होती है और जो है FADH2 की फॉर्मेशन होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ATP की फॉर्मेशन भी डायरेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो NaDH2 और FADH2 में ये डायरेक्टली तो एनर्जी मुहैया नहीं करते हैं, हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है या FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है, अब इसको भी आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करके इसकी जो है ATP में कन्वर्ट करना है। तो इसी बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो ATP की फॉर्मेशन होती है, ATP कन्वर्ट होती है ऑक्सीडेशन करके, FADH2 और NaDH2 को कन्वर्ट करके होती है। इसी बुनियाद पर हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का नाम भी देते हैं। ये भी आपने याद रखना है, इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है NaDH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशन करके इसको हम ATP में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट था। अब ये मैंने आपको बता दिया, टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्ज करें हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैंने डॉट डॉट बनाई हुई है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो है एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हमारे पास जो NaDH2 और FADH2 की फॉर्मेशन हुई, अब ये क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इससे हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन्स निकलेंगे। जब हाइड्रोजन्स यहाँ से हमें निकलते हुए दिखाई देंगे, तो ये हाइड्रोजन्स बाद में जाकर क्या करेंगे, ये जो है आपका ये चले जाएंगे इस इनर मेम्ब्रेन से निकलकर दो मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के स्पेस में चले जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। तो जो हाइड्रोजन्स NaDH2 से निकलेंगे या FADH2 से निकलेंगे, ये हाइड्रोजन्स यहाँ से जो है निकलकर इसके पास आ जाएंगे। अब इन हाइड्रोजन्स को इनर मेम्ब्रेन से निकालकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लाने के लिए एक एंजाइम होना चाहिए, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा एंजाइम है जो FADH2 और NaDH2 से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर पहुंचाएंगे, लेकर जाएंगे। इसका काम ये होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। अब साथ साथ जब NaDH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स की भी जो रिमूवल हो रही है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स सीरीज ऑफ
एंजाइम से पास करेंगे। अब ये सीरीज ऑफ एंजाइम से पास करके जाएंगे और जाकर आपका जो है एटीपी की फॉर्मेशन को हेल्प करेंगे। ऑक्सीजन फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसको इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये सीरीज ऑफ एंजाइम से जो है गुजर कर जाते हैं, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम है। चेन है ये एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर कर फाइनल जो है एक्सेप्टर के पास जाते हैं ऑक्सीजन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे तो सबसे पहले डिहाइड्रोजिनस के पास आएंगे। अब डिहाइड्रोजिनस इसको जो है यहाँ से रिमूव नहीं करवाएगा, ये सिर्फ इनको यहाँ से गेन करेगा और गेन करने के बाद यहाँ से इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम है हाइड्रोजन को रिमूव करवाना, इंटर मेम्ब्रेन पर पहुंचाना, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर ये आगे की तरफ चले जाएंगे और सीरीज ऑफ एंजाइम्स होंगे, सीरीज ऑफ एंजाइम से गुजर कर ये जो है यहाँ पर बी कम्प्लेक्स के पास पहुँचेंगे। बी कम्प्लेक्स में फिर यहाँ पर इनको एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक सब्सटेंस मिलेगी ऑक्सीजन के नाम से, और ये ऑक्सीजन जो है फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल कर जो है इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। जब ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो इसके नतीजे में होगा क्या, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O बन जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है फाइनल एक्सेप्टर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये भी आपने याद रखना, ये पूछा जाता है कि फाइनल एक्सेप्टर जो है कौन सा होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़, जब हम इसको देखें कि यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए, यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स जो है मैट्रिक्स में से, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है मैट्रिक्स में से डिहाइड्रोजन इसको निकाल कर यहाँ पर जो है लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन की इस तादाद के जमा होने को हम प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम देते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो आपने याद रखना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर डेवलप होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के दरमियान में, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है यहाँ पर प्रोटॉन्स जमा होंगे, डेवलप होंगे और अगेंस्ट द ग्रेडियंट होंगे, ये भी याद रखने हैं अपने। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कम होंगे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जमा होते जाएंगे। हाइड्रोजन के इस जमा होने को प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम देते हैं, और ये कहाँ पर होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन यहाँ पर जाकर डेवलप कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब ये जब प्रोटॉन्स यहाँ पर बहुत सारे जमा हो गए हैं तो ये आगे क्या करेंगे, ये आगे की तरफ जाएंगे। ये आगे की तरफ जब जाएंगे तो दोबारा से जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलेगी, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम है यहाँ पर, ये एटीपी सिंथेसिस के पास जाएंगे। यहाँ पर जब ये प्रोटॉन्स मूव करते हुए आएंगे तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर दोबारा से जो है, चल जैसे हमने केमियोस्मोसिस में पढ़ा था कि वो जो है यहाँ पर जो है एक्टिव मूवमेंट हो रही थी प्रोटॉन्स की, और ये जो पैसिव मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एनर्जी खर्च करके यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर जो विदाउट पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दोबारा से आएंगे। जब दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा एटीपी सिंथेसिस। ये जो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है इन प्रोटॉन्स को गेन करेगा। इस तरह से पहला हाइड्रोजन पहुँचेगा, दूसरा पहुँचेगा, तीसरा। जब 3 हाइड्रोजन पहुँच जाएंगे तो 3 हाइड्रोजन के पहुँचने से क्या होगा कि ये जो एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इन हाइड्रोजन्स को गेन करके एटीपी की फॉर्मेशन कर देंगे। ये एटीपी बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जब मुकम्मल तौर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। और 3 हाइड्रोजन के बनने से, 3 हाइड्रोजन जब मिलते हैं, 3 हाइड्रोजन जब आते हैं तो एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक सिंपल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1NaDH2, ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है,
और बहुत सी जगहों पर आपने सुना होगा टीचर्स से लेक्चर्स के दौरान कि 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एक NADH2 जब टूटता है तो ये 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। एक NADH2 जब टूटता है तो ये 3 ATP की फॉर्मेशन करता है, जबकि जब एक FADH2 ब्रेक डाउन करता है तो इससे 2 ATP की फॉर्मेशन होता है। ये क्यों? इसकी एक रीज़न होती है। क्यों? क्योंकि जब एक NADH2 टूटता है तो NADH2 के पास 10 हाइड्रोजन होते हैं। एक NADH2 के पास 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो उसका मतलब है कि जब NADH2 ब्रेक डाउन करेगा तो उसमें से कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन के पेयर में 3 3 3 9 आएंगे। तो 10 टोटल इसके पास 10 होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो NADH2 है वो 9 हाइड्रोजन यहाँ पर लेकर आ सकता है। तो 9 हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन से एक ATP की फॉर्मेशन हो रही थी, तो 9 हाइड्रोजन से जो है 3 ATP की फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि 1 NADH2 जो है वो प्रोवाइड करता है 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह इसके पास जो है FADH2 के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो जब इसके पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, जब 1 FADH2 टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, तो इसमें से जो है 6 हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं। तो 6 हाइड्रोजन जब यहाँ पर ATP सिंथेसिस से गुजर कर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के तरफ अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो है 2 ATP की फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए ये जो है 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP फॉर्मेशन और जो है FADH2 जो है 2 ATP की फॉर्मेशन के तौर पर ये कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका हाइड्रोजन है, पहली बात। अब ये हाइड्रोजन जो है कहाँ से आ रहा है? ये NADH2 की ऑक्सीडेशन से आ रहा है और FADH2 की ऑक्सीडेशन से आ रहा है। इसीलिए फिर हम इसको क्या नाम कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें तो एक तो फॉस्फेट मिला हुआ है और जो फॉस्फेट के साथ जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये NADH2 से आ रहा है। NADH2 फिर इसको ऑक्सीडेशन करके जो है भेज रहा है। इसीलिए फिर हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी होती है। अब यहाँ पर उससे पहले मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स था वो क्या था? फोटोन था, लाइट थी। तो उस लाइट की बिना पर हम इसको फोटो फास्फोरिलेशन का नाम दे रहे थे। अब यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है वो ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए फिर हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का नाम देते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।